शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, इन प्रोटेस्टर्स ने उनके स्टैचू को भी नहीं छोड़ा। आखिर क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतने अत्याचार हुए, और अगर ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था तो क्यों शेख हसीना के देश छोड़ जाने के बाद भी यहाँ हिंदुओं पर इतने अत्याचार होने लगे। और यही वजह थी कि स्टूडेंट्स को इस कोटा के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चलाना पड़ रहा है। देखते ही देखते इस आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागने की नौबत आएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना ने कहा, इफ नॉट द ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑफ फ्रीडम फाइटर देन हु विल गेट कोटाज बेनिफिट, द ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑफ रजाकार। इस एक रजाकार शब्द ने बांग्लादेश में इस स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को और भड़का दिया, और इस हिंसा का शिकार हो रही थी वहां की माइनॉरिटीज यानी कि हिंदू फैमिलीज। अब इस कोटा स्टूडेंट प्रोटेस्ट में एक न्यू चैप्टर ऐड होता है, और वो चैप्टर है बांग्लादेशी माइनॉरिटी हिंदू फैमिलीज पे हो रही हिंसा का। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार ऐसा पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी हो चुका है, और इन सब में एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश में कल हो या आज हिंदू माइनॉरिटी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार अचानक से गिर गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें अपना घर छोड़कर इमरजेंसी भागना पड़ा, जिसके कुछ ही देर बाद प्रोटेस्टर्स उनके घर में घुस गए और वहां तोड़फोड़ करने लगे, कई चीजें चुराई। यहाँ तक कि प्रोटेस्टर्स ने खाने को भी नहीं छोड़ा, जैसे पहले उन्होंने ऐसा खाना कभी खाया ही ना हो। शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, इन प्रोटेस्टर्स ने उनके स्टैचू को भी नहीं छोड़ा। आखिर शेख हसीना ने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से उन्हें देश से इतने बुरे हालातों में भागना पड़ा। आखिर क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतने अत्याचार हुए, और अगर ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था तो क्यों शेख हसीना के देश छोड़ जाने के बाद भी यहाँ हिंदुओं पर इतने अत्याचार होने लगे। आखिर क्या थी वो वजह जिससे इतनी सारी हिंसा भड़क उठी, जानेंगे इस वीडियो में। इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें बांग्लादेश की हिस्ट्री पर एक नज़र डालनी होगी। 1947 के बंटवारे के बाद बांग्लादेश ईस्ट यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और पाकिस्तान वेस्ट यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में बंगाली भाषा ज़्यादा बोली जाती थी, जिसके बावजूद भी वेस्ट पाकिस्तान की उर्दू भाषा को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए तो वहाँ दो मेजर पार्टीज थी, एक जुल्फिकार अली की पाकिस्तान पीपल पार्टी और दूसरी शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग। शेख मुजीबुर रहमान वेस्ट पाकिस्तान के इस बुरे बर्ताव से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। वे लोगों को समझाते थे कि किस तरह पाकिस्तान ना ही हमारी मदद कर रहा है और ना ही हमारी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो सब शॉक हो गए, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट वेस्ट पाकिस्तान में नहीं बल्कि ईस्ट पाकिस्तान में बनी, और वो भी शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग। और वेस्ट पाकिस्तान के कुछ लीडर को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वे किसी भी कीमत पर ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में गवर्नमेंट बनता देखना नहीं चाहते थे। जिसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने एक आज़ाद बांग्लादेश की मांग की, और इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर आक्रमण किया, जिसमें भारत के सपोर्ट से 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ और शेख मुजीबुर रहमान आज़ाद बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जिस वक्त बांग्लादेश को आज़ादी मिली उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान ने एक वादा किया था, और वो वादा था स्पेशल कोटा का। अब ये स्पेशल कोटा क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग जिन लोगों ने बांग्लादेशी फ्रीडम फाइट में पार्टिसिपेट किया था और वे महिलाएं जिनको पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार सहने पड़े, उनको ये स्पेशल कोटा का बेनिफिट दिया जाएगा। अब इस कोटा सिस्टम में 30% जॉब्स उन लोगों के लिए रिजर्व थी जिन लोगों ने बांग्लादेशी फ्रीडम फाइट्स में पार्टिसिपेट किया था, और 10% जॉब्स उन महिलाओं के लिए रिजर्व थी जिनको पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार सहने पड़े। अब 1971 में बना ये कोटा सिस्टम उन लोगों के लिए था जिन्होंने बांग्लादेशी फ्रीडम फाइट में पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ तक तो इस कोटा सिस्टम का कोई भी विरोध नहीं हुआ, लेकिन 1997 में गवर्नमेंट ने इस कोटा सिस्टम में एक चेंज कर दिया। इस चेंज के अकॉर्डिंग अब इस कोटा सिस्टम का बेनिफिट फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रंस को भी दिया जाएगा, क्योंकि अधिकतर फ्रीडम फाइटर्स की डेथ हो गई थी। और 2010 में गवर्नमेंट ने इस कोटा सिस्टम में एक और चेंज किया, जिसके अकॉर्डिंग इस कोटा सिस्टम का बेनिफिट अब फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी दिया जाएगा।
अब इस कोटा सिस्टम को गवर्नमेंट ने लाया इसलिए था क्योंकि इसका बेनिफिट फ्रीडम फाइटर्स को दिया जा सके, लेकिन ये इतना लंबा चलेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। अब इस कोटा सिस्टम से हुआ ये कि डायरेक्ट 30% जॉब्स फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रंस और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए रिजर्व थी, जिससे बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। और इसी वजह से 2018 में बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, जिसका मेनली रीज़न था कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स इस कोटा सिस्टम को समाप्त करना चाहते थे, जिसमें स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स का कहना था कि 30% जॉब्स क्यों रिजर्व है फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रंस और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, जबकि आज़ादी तो फ्रीडम फाइटर्स ने दिलाई थी, तो उनके चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस को कोटा का बेनिफिट क्यों दिया जा रहा है। और ये मैटर बांग्लादेशी हाईकोर्ट चला गया, जिसके बाद बांग्लादेशी हाईकोर्ट ने इस मैटर को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद शेख हसीना ने बांग्लादेशी हाईकोर्ट का ऑर्डर फॉलो करते हुए इस कोटा सिस्टम को रहने दिया। लेकिन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स इस बात का तब भी विरोध कर रहे थे, क्योंकि इस कोटा सिस्टम की वजह से बांग्लादेश में बेरोजगारी बढ़ रही थी, वहाँ के नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था। और यही वजह थी कि स्टूडेंट्स को इस कोटा के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चलाना पड़ रहा है। देखते ही देखते इस आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागने की नौबत आएगी। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2024 के बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट वापस से स्टार्ट हुआ, जिसके बाद शेख हसीना ने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को शांत करने के लिए 14 जुलाई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना ने एक ऐसी बात कह दी जिससे ये प्रोटेस्ट शांत होने के बजाय और ज़्यादा भड़क गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना ने कहा, इफ़ नॉट द ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑफ फ्रीडम फाइटर देन हु विल गेट कोटाज बेनिफिट, द ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑफ रजाकार। यानी कि फ्रीडम फाइटर्स के पोता पोतियों को कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के पोता पोतियों को मिलेगा। इस एक रजाकार शब्द ने बांग्लादेश में इस स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को और भड़का दिया। दरअसल इस रजाकार शब्द का उपयोग बांग्लादेश में उन लोगों के लिए किया जाता है जो 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे और उनके साथ मिलकर बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ काम कर रहे थे। बांग्लादेश में रजाकार शब्द का उपयोग देशद्रोही और गद्दारों के लिए यूज किया जाता है। जब कोई व्यक्ति या समूह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है तो उन्हें रजाकार कहकर संबोधित किया जाता है, जो कि एक अपमानजनक शब्द है। इस एक रजाकार शब्द ने बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट को इतना भड़का दिया कि अब वहाँ सड़कों पर रजाकार शब्द के नारे लगाए जाने लगे। तुई के, आमी के, रजाकार रजाकार, यानी कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, रजाकार रजाकार। देखते ही देखते पूरे बांग्लादेश में वायलेंस बढ़ने लगा और स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स मारे जाने लगे। इस प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट ने मिलिट्री को भी इन्वॉल्व कर दिया। ये प्रोटेस्ट इतना भयंकर हो गया जिसमें पुलिस और मिलिट्री स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पे हावी होने लगे, जिसमें कई स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स मारे गए। अब स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को कोटा नहीं बल्कि शेख हसीना का रिज़ाइन चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के अकॉर्डिंग इस सब वायलेंस के पीछे शेख हसीना के हाथ है। 4 अगस्त के बाद स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने शेख हसीना सरकार को गद्दी से हटाने के लिए ढाका में एक लॉन्ग मार्च किया। देखते ही देखते ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट बढ़ने लगा और 5 अगस्त के दिन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने शेख हसीना के ऑफिशियल रेसिडेंस को घेर लिया। हालात इतनी बिगड़ गए कि शेख हसीना को उनके सिक्योरिटी टीम ने अलर्ट कर दिया कि आपके पास स्पीच देने या पैक करने के लिए कोई भी टाइम नहीं है। जिसके बाद शेख हसीना अपने बहन के साथ हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भाग गई। जिसके कुछ ही देर बाद स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स शेख हसीना के रेसिडेंस में घुस गए और वहाँ तोड़फोड़ करने लगे। शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरने के बाद और उनके देश छोड़ जाने के बाद बांग्लादेश में आग और हिंसा बढ़ने लगी, जैसे कि इन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पे लगान लगाने के लिए कोई था ही नहीं, ना ही पुलिस और ना ही आर्मी। और इस हिंसा का शिकार हो रही थी वहाँ की माइनॉरिटीज़ यानी कि हिंदू फैमिलीज। अब इस कोटा स्टूडेंट प्रोटेस्ट में एक न्यू चैप्टर ऐड होता है और वो चैप्टर है बांग्लादेशी माइनॉरिटी हिंदू फैमिलीज पे हो रही हिंसा का। अब इस पूरी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में इतनी हिंसा भड़की कि वहाँ की माइनॉरिटी यानी कि हिंदू फैमिलीज खतरे में आ गई। हिंदू फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा था, उनके घरों को जलाया जा रहा था, दुकानों को लूटा जा रहा था और इन जिहादियों द्वारा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, यहाँ तक कि मंदिरों को भी जलाया जा रहा था।
शेख हसीना के देश छोड़ जाने के बाद वहाँ की हिंदू माइनॉरिटी पे इतने बुरे अत्याचार होंगे ये हम सोच भी नहीं सकते। बांग्लादेश के फेमस संगीतकार राहुल आनंदा के घर आग लगा दी जाती है, जिसमें उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स आग में जल जाते। बस ये एक ही घटना नहीं बल्कि ढाका, नारायणगंज, कुमिल्ला, नोवाखाली ये ऐसे एरियाज है जहां हिंदू फैमिलीज को प्रताड़ित करके उन्हें जबरदस्ती घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था। कई हिंदू फैमिलीज को हिंसा का सामना करना पड़ रहा था, उनके घरों को जलाया जा रहा था, संपत्तियों को लूटा जा रहा था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार ऐसा पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी हो चुका है। और इन सब में एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश में कल हो या आज हिंदू माइनॉरिटी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। 1971 में बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना तथा उनके कुछ सहयोगियों ने बांग्लादेशी हिंदू समुदाय पर अत्याचार किए, जिसमें कई हिंदुओं को मारा गया। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को टारगेट किया जा रहा था, जिसमें बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। 2001 के आम चुनाव में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आ गई, जिसके सत्ता में आने के बाद हिंदू फैमिलीज पर अत्याचार किए जाने लगे, उनको घरों से निकाला जा रहा था, उनके संपत्तियों को लूटा जा रहा था। 2016 और 2021 के सांप्रदायिक हमलों में भी हिंदू मंदिरों और घरों पर हमले किए गए। दुर्गा पूजा के समय 2021 में कुमिल्ला में एक फेसबुक पोस्ट के बाद दंगे भड़क गए, जिसके बाद वहां हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और बांग्लादेशी हिंदू फैमिलीज पर अत्याचार किए गए। आश्चर्य की बात तो यह है कि शेख हसीना के देश से भाग जाने के बाद ही हिंदू फैमिलीज पर अत्याचार होने लगे, जैसे कि शेख हसीना इन जिहादियों और हिंदू फैमिलीज के बीच एक दीवार बनके खड़ी थी, जो शेख हसीना के जाने के बाद ही टूट गई। बांग्लादेश में हिंदू फैमिलीज पर अत्याचार इतने बढ़ गए कि वहाँ हिंदू महिलाओं को किडनैप करके इन जिहादियों द्वारा उनके साथ बलात्कार किया जा रहा था। जो विरोध प्रदर्शन एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के रूप में स्टार्ट हुआ था, वो हिंदू नरसंहार में बदल रहा था और ना ही पुलिस, आर्मी और ना ही गवर्नमेंट इस पर कुछ कर पा रही थी। बांग्लादेश में हालात इतने खराब होते जा रहे थे कि यहाँ की माइनॉरिटी यानी कि हिंदू फैमिलीज को सड़कों पर उतरना पड़ा। বাংলাদেশি মাইনরিটিজ 2024 সালে স্বৈর শাসনের পতন হলো, তারপরে আমাদের আনন্দ মিছিল করার কথা ছিল, তাই নয় কি? তাহলে কেন আমরা এখানে আজকে বিক্ষোভ মিছিল করতে এসেছি? 2024 সালে স্বাধীনতা সবার, এখানে স্বাধীন হওয়ার পরে কি হারে হিন্দু সমাজের মানুষদের উপর অত্যাচার, হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এগুলো করা হলো, এর বিচার চাই। এগুলো কেন করা হলো? স্বাধীনতা সবার না? এই দেশের আমরা নাগরিক না? আসতে আর বলে যে বাবারে আমরা হিন্দুরা কি আমার সন্তানের মতো পুঙ্গ হয়ে গেল। আমি বলতে চাই মা, আমরা পুঙ্গ হইনি, আমরা বাঙালি জেগে উঠেছি, আমরা হিন্দু জেগে উঠেছি। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। রাজনীতিতে যেন ধর্ম বৈষম্য না থাকে, এটা খেয়াল রাখতে হবে। দ্বিতীয়বার আমরা স্বাধীন করছি, তৃতীয়বার আর স্বাধীন করতে চাই না। তৃতীয়বার তাহলে পরাধীনই থেকে যাবে, কারণ একবার দুইবার বোঝানো যায়, তৃতীয়বার স্বাধীন করাটা সেটা টাফ হয়ে আছে। इस वीडियो में ये शख्स साफ कह रहे हैं कि एक माइनॉरिटी कमेटी गठित की जानी चाहिए और जो भी इन माइनॉरिटीज़ को प्रताड़ित कर रहा है उन्हें ढूंढ कर सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। ये शख्स साफ कह रहे हैं कि जब भी गवर्नमेंट बदलती है तो माइनॉरिटीज़ को ढूंढ कर उन पर अत्याचार किए जाते हैं। हिंदू माइनॉरिटीज़ के मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदू महिलाओं के रेप किए जाते हैं, हिंदुओं के घरों को लूटा जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम भारत चले जाओ। यही वो वजह है जिसने इन लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया और इन तानाशाहियों के विरोध के लिए इन लोगों को आज एकजुट होना पड़ रहा है। इस प्रोटेस्ट में हिंदू माइनॉरिटीज़ अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, बिना अपनी जान की परवाह किए वो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने कड़ी नजर बनाए रखी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट हेड मोहम्मद यूनुस को एक क्लियर मैसेज दिया है। दोस्तों, इस पूरे मामले को देखकर एक बात तो सुनिश्चित की जा सकती है कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, ना ही कल और ना ही आज। एक कोटा से शुरू हुआ स्टूडेंट प्रोटेस्ट हिंदू माइनॉरिटीज और उनकी फैमिली को इस तरह तबाह करेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था।
और इन सभी हरकतों को देखकर एक बात तो निश्चित है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का भविष्य खतरे में है। वहाँ की सरकार को इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है और इन माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए कोई सख्त कानून लागू करने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के साथ जिस तरह से बुरा बर्ताव किया जा रहा है और जिन लोगों या समुदाय द्वारा ये बर्ताव किया जा रहा है, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि आज अगर इन पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया तो जल्द ही बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी की ये तस्वीर और भी भयानक रूप लेगी। भारत को एक पड़ोसी देश होने के नाते बांग्लादेश पर दबाव बनाने की आवश्यकता है ताकि वो इन जिहादियों को सख्त से सख्त सजा दे सके। आपकी इस टॉपिक को लेकर क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।